नमस्कार। अंग्रेज सत्ता के खिलाफ मेरठ में आए भूकंप के धक्कों से अलीगढ़, बुलंदशहर, नसीराबाद ये सब भी अतिशय प्रभावित हुए। एक स्वतंत्रता प्रेमी ग्रामीण ब्राह्मण बुलंदशहर की 9वीं बटालियन के लश्कर में अलख जगाने पहुंचा, किंतु जानकारी मिलते ही अंग्रेज़ों ने उसे पकड़कर सबके सामने फांसी पर चढ़ा दिया। उसे फांसी पर लटकता देखकर एक सैनिक उछलकर तख्ते पर चढ़ा और रुंधे कंठ से तलवार निकाल कर बोला, अरे यार, यह शहीद रक्त में नहा रहा है। बारूद के ढोर पर मानो कोई चिंगारी पड़ गई हो। उस शूर सैनिक के मुंह से ये शब्द निकलते ही हजारों सिपाहियों की तलवारें भी म्यान से बाहर निकल आईं और नांद गूंज उठा, फिरंगियों का नाश हो। अलीगढ़ में समाचार पहुंचा तो वहां अंग्रेजों के प्रति केवल इतनी उदारता बरती गई कि उन्हें कह दिया गया कि प्राण बचाने हैं तो अलीगढ़ से भाग जाओ। अलीगढ़ स्वतंत्र होने का समाचार 22 मई को मैनपुरी पहुंचा। उसी समय मेरठ के एक विद्रोही सैनिक राजनाथ सिंह के अपने गांव जीवंती पहुंचने की खबर भी अंग्रेजों को लगी। अंग्रेज अधिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए सिपाही भेजे। सिपाहियों ने उसे पकड़ा भी, लेकिन बजाय अंग्रेजों को सौंपने के सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और जाकर सूचना दे दी कि इस नाम का कोई व्यक्ति गांव में हमें नहीं मिला। यूं तो मैनपुरी के सिपाही निर्धारित तिथि के पूर्व विद्रोह नहीं करना चाहते थे, लेकिन जनता और विशेषकर खटीक और कसाई समाज तो मानो उतावला हुआ जा रहा था। अंततः 23 मई को यहाँ भी शस्त्रागार और खजाना लूट लिया गया और सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो गए। अंग्रेजों के सफाए में स्थानीय नागरिक जुट गए। 23 मई को ही इटावा में हर हर महादेव का निनाद गूंजा तो कलेक्टर एलन ह्यूम महिला वेश धारण कर भाग निकले। आगे जाकर यह ह्यूम बाई ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जन्मदाता बनी। नसीराबाद में भी 28 मई को अपने अंग्रेज अधिकारियों का खात्मा कर और खजाने के साथ साथ वहां का तोपखाना भी कब्जे में कर विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर गए। रुहेलखंड के बरेली में युद्ध का प्रारंभ पूर्व निर्धारित 31 मई को ही हुआ, अतः सुनियोजित हुआ। पहले से तय था कि कौन किस अंग्रेज अधिकारी को मारेगा। ब्रिगेडियर सिवाल्ड, कैप्टन कर्बी, लेफ्टिनेंट फ्रेजर, सार्जेंट वाल्डन, कर्नल ट्रूप, कैप्टन रॉबर्टसन आदि जो भी अधिकारी विद्रोहियों के हाथ लगे सब काट दिए गए। मात्र 6 घंटे के अंदर बरेली में अंग्रेज शासन का समापन हो गया। महज 32 अधिकारी ही इस कत्लेआम से बचकर नैनीताल पहुंच पाए। तोपखाने के मुख्य सूबेदार वक्त खान ने खान बहादुर खान के नाम से स्वयं को दिल्ली के बादशाह का सूबेदार घोषित कर दिया और सत्ता सूत्र संभाल लिए। साथ ही संपूर्ण रुहेलखंड स्वतंत्र होने का समाचार दिल्ली भेजा। यह झूठ भी नहीं था। शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं सब जगह एक साथ 31 मई को ही अंग्रेज सत्ता के खिलाफ अभियान शुरू हुआ और शाम होते होते हर जगह अंग्रेजों का सफाया भी हो गया। जो बचे वे केवल स्थानीय दयालु लोगों की पनाह में ही बचे। हर जगह यूनियन जैक की जगह हरा परचम लहराने लगा। हिंदू मुस्लिम सौहार्द का यह अनोखा आख्यान था जिसमें दोनों समुदायों ने एकजुट होकर संघर्ष किया था। आजमगढ़ में 3 जून को विद्रोह का स्वर गूंजा, लेकिन यहाँ लेफ्टिनेंट हचिंसन, क्वार्टर सार्जेंट लुई साहब जैसे केवल कुछ चुनिंदा अंग्रेज अधिकारी मारे गए। शेष सबको महिलाओं और बच्चों के साथ बनारस की ओर रवाना कर दिया गया। विजय रंग में रंगे सैनिक अपना हरा निशान लहराते हुए फैजाबाद की तरफ बढ़ गए। आजमगढ़ का समाचार 4 जून को बनारस पहुंचा तो अंग्रेज अधिकारियों ने नेटिव सिपाहियों को निशस्त्र करने की योजना बनाई और जनरल परेड का ऑर्डर दिया, किंतु सजग सिपाहियों ने
परेड में पहुंचने के स्थान पर शस्त्रागार पर हमला बोल दिया। वहाँ जो राजनिष्ठ सिख सैनिक मौजूद थे, उन्होंने इन विद्रोही सैनिकों का प्रबल प्रतिकार किया, किंतु तभी वहाँ पहुंची अंग्रेज यूनिट ने तोपों से सिखों सहित सब पर गोलीबारी शुरू कर दी। मजबूरी में ही सही, लेकिन 1857 में यह पहला अवसर आया जब हिंदू, मुस्लिम, सिख सब ने मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। लेकिन शहर में तो सिख अभी भी अंग्रेज़ों के मददगार ही बने रहे। सिख सरदार सूरत सिंह के ही कारण विद्रोही बनारस का खजाना नहीं लूट पाए और अंग्रेजी तोपों से बचने के लिए विद्रोही सैनिक बनारस छोड़कर जौनपुर पहुंच गए। स्थानीय सिपाहियों ने उनका स्वागत किया और सारा जौनपुर शहर विद्रोह की ज्वाला में धधकने लगा। जॉइंट मजिस्ट्रेट क्यूपेज और लेफ्टिनेंट मारा को मारकर खजाने पर कब्जा कर लिया गया। विद्रोहियों ने यूरोपियनों के हथियार छीनकर जौनपुर से भागने की अनुमति दी, किंतु जब वे नौकाओं द्वारा बनारस की ओर रवाना हुए तो मार्ग में मल्लाहों ने ही उन्हें लूटकर किनारे पर छोड़ दिया। एक खास बात यह है कि इस क्षेत्र में कत्लेआम नहीं हुआ, केवल कुछ चुनिंदा अंग्रेज अधिकारी ही मारे गए, शेष को सुरक्षित जाने दिया गया। किसी अंग्रेज महिला या बच्चे को क्षति नहीं पहुंचाई गई, लेकिन बनारस आए जनरल नील ने जो किया उसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तथा कथित सुसभ्य अंग्रेजों के इस बहादुर सेनापति ने बनारस के लोगों के साथ जो अमानुषिक व्यवहार किया वह प्रकाशित सामग्री है, अतः उसे कोई नकार नहीं सकता। आसपास के छोटे छोटे गांवों में अंग्रेज और सिख सिपाहियों की टोलियां जाती और जो सामने पड़ता उसे काट दिया जाता या फांसी पर चढ़ा दिया जाता। फांसी पर चढ़ाने के लिए इतने खंभे कहाँ से आए, तो पेड़ों की अलग अलग डालियों पर ही उन्हें झुला दिया जाता। इस बेदर्दी में भी मनोरंजन ढूंढने के इन सभ्य जानवरों के कृत्यों से मानवता लज्जित ही हुई होगी। पेड़ पर सीधे लटका कर फांसी देने के स्थान पर किसी के हाथ पैर बांधकर पहले अंग्रेजी के 8 या 9 अक्षर का रूप दिया जाता और फिर उसे लटकाया जाता। अलग अलग आकृति बनाकर टांगे गए इन शवों को देखकर उन्हें पैशाचिक कलात्मकता का बोध होता। अब आखिर फांसी पर भी कितनों को लटकाया जाए? मारने को तो असंख्य हिंदुस्तानी हैं, तो उसका भी उपाय ढूंढा गया, जिसका वर्णन एक अंग्रेज ने ही कुछ इस प्रकार किया है। We sent fire to a large village which was full of them. We surrounded them and as they came rushing out of the flames, shoot them. गांव के गांव इस प्रकार घेर कर जलाए गए। जो बचने को बाहर निकलता उसे गोली मार दी जाती। असंख्य स्त्री, बच्चे, वृद्ध इस खूनी खेल का शिकार बने। यह किसी एक गांव की कहानी नहीं है। एक नायक ने दूसरे नायक को लिखा, You will however be gratified to learn that 20 villages are razed to ground. आपको यह जानकर तसल्ली होगी कि आज हमने 20 गांव राख कर दिए। और अंग्रेज इतिहासकारों ने इस भीषण कृत्य को नजरअंदाज ही कर दिया। इसका कोई उल्लेख करना भी जरूरी नहीं समझा। 5 जून को इलाहाबाद में सिपाहियों के साथ पूरा शहर ही विद्रोह कर उठा, लेकिन किले पर तैनात सिख जवानों ने यहाँ भी द्वार बंद कर किला बचा लिया। किले में जो अंग्रेज थे वे तो सुरक्षित रहे, किंतु जो बाहर थे उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। इलाहाबाद की कोतवाली पर भी हरा झंडा लहरा दिया गया। सावरकर जी पर सांप्रदायिक होने का जो लोग ठप्पा लगाते हैं वो जरा उनके शब्दों पर ध्यान दें। उन्होंने लिखा है, सन 1857 जैसी प्रचंड राज्य क्रांति हिंदुस्तान के इतिहास में अभूतपूर्व बात थी, जब हिंदू और मुसलमान ने अपने भाई भाई होने का रिश्ता पहचान कर एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। यह दृश्य बहुत ही अपूर्व और आश्चर्यकारी था।
स्वतंत्र इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली को सूबेदार नियुक्त किया गया, जिसने खुसरो बाग में अपना मुख्यालय बनाया। लेकिन 11 जून को जनरल नील अपनी सहयोगी सिख रेजिमेंट के साथ इलाहाबाद भी आ धमका। किला चूंकि पहले से ही सिख अपने कब्जे में किए हुए थे, अतः उसने आते ही किले को अपना मुख्य केंद्र बनाया। बनारस की तर्ज पर ही इलाहाबाद में भी खूनी खेल शुरू हुआ। एक ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा है, हम लोग जहाज़ों पर सवार होकर नदी में आगे बढ़े। दाएं बाएं तटों पर जो भी दिखाई देता वह हमारी गोलियों का निशाना बनता। जहां कोई गांव दिखता हम लोग नीचे उतरते और उसे आग के हवाले करते। जब ज्वालाएं आसमान चूमती हमारा मन आनंद से भर जाता। हम भरपूर प्रतिशोध ले रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में जितने अंग्रेज थे उससे कहीं ज़्यादा निरपराध लोगों को अकेले नील ने अकेले इलाहाबाद में मौत के घाट उतारा। जरा विचार कीजिए कि न जाने कितने नील उस समय पूरे हिंदुस्तान में कहर ढा रहे होंगे। अगर यह कहा जाए कि एक एक अंग्रेज के बदले एक एक गांव के लोगों को जिंदा जलाया गया तो कोई गलत नहीं होगा। स्वयं नील ने बाद में लिखा, मैं जानता हूं कि मैंने कुछ अधिक क्रूरता प्रदर्शित की है, किंतु मैंने जो कुछ किया अपने देश के लिए, उसके कल्याण के लिए, अपनी साम्राज्य सत्ता का दबदबा कायम रखने के लिए और उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए किया। परमेश्वर मुझे क्षमा करें। अंग्रेज इतिहासकार नील के इस कबूल नामे की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन बाद में नाना साहब पेशवा के सिपाहियों द्वारा लिए गए बदले को अनुचित और नारकीय बताते हैं। है ना विचित्र? नील ने बनारस और इलाहाबाद में क्रूरता के जो बीज बोए उसकी फसल कानपुर में लहलहा उठी। आइए अब उधर का रुख करें। मेरठ में हुए विप्लव का समाचार 18 मई को कानपुर पहुंचा। उस समय वहां लगभग 3000 नेटिव सेना तथा लगभग 60 अंग्रेज अधिकारी और महज 100-125 अंग्रेज सिपाही थे। सेना के कमांडर सर होव व्हीलर ने सावधानी बतौर किले में रसद आदि की व्यवस्था करवाई और तोप खाने को तैनात करवा दिया। और मज़ा देखिए कि उसने कानपुर की रक्षा के लिए ब्रह्मावर्त से बुलवाया पेशवा नाना साहब को। यह थी उस क्रांति युद्ध की गोपनीयता की पराकाष्ठा। अंग्रेजों को रत्ती भर भी ज्ञात नहीं था कि समूचे देश में धधकी इस ज्वाला का मुख्य नेता कौन है। यह आग आखिर किसने भड़काई है? नाना ने 22 मई को 2 तोपों, 300 सिपाही और घुड़सवारों के साथ कानपुर में प्रवेश किया और अंग्रेजों की बस्ती में ही अपना शिविर लगा लिया। कलेक्टर हिल वर्डन ने उन्हें धन्यवाद दिया और नाना ने भी सदाशयता दिखाते हुए कहा कि अंग्रेज महिलाएं और बच्चे अगर चाहें तो ब्रह्मावर्त के राजमहल में जाकर रह सकते हैं। और इस मराठी दांव की इंतहा तो तब हुई जब अंग्रेज़ों ने अपना खजाना और बारूदी भंडार भी उनकी सुरक्षा में सौंप दिया। इतिहासकार के कहता है कि नाना साहब ने सचमुच शिवाजी के चरित्र का गहन अध्ययन किया था। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व सूबेदार टीका सिंह और सिपाही शमसुद्दीन खान कर रहे थे। 1 जून को गंगा की धार में तैरती नौका में बैठकर नाना साहब, उनके वजीर अजीमुल्ला खान और टीका सिंह के बीच 2-3 घंटे तक गहन मंत्रणा हुई। भावी रणनीति बनी। कानपुर की वैश्या अजीजन सिपाहियों के बीच खासी लोकप्रिय थी। उसने भी इस महासंग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंतु यह सब चर्चा अब अगले अंक में। नमस्कार।